नमस्कार दोस्तों। राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में ये बहस छिड़ गई कि क्या भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक आंदोलन की तरह देखा जाना चाहिए। देश की जनता भी इस बात को मानती है कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक आंदोलन के रूप में स्वीकृति है और एक उत्सव भी कि एक राष्ट्र के रूप में हम कौन हैं। आज हम इसी एंगल से इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर भाजपा या पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सांस्कृतिक रूप से भारत कितना मजबूत हुआ। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे ये बात लाखों कानों तक पहुंची कि पीएम मोदी का यह दौर भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। राम मंदिर हो या हिंदुत्व के सहारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयास, क्या इस बात को बीजेपी दशकों पहले से अपनी विचारधारा बना चुकी है या संघ के सहारे ये बीजेपी की स्थापना की शुरुआत से ही उसमें रची बसी है? और क्या इसीलिए सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने देश भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया? संघ हो या विश्व हिंदू परिषद या फिर अन्य संगठन जो परोक्ष अपरोक्ष रूप में पीएम मोदी के इस प्रयास को समर्थन देते दिखे। गुजरात स्थित काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जैन का महाकाल मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर सहित देश भर के कई ऐसे मंदिर हैं जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तहस नहस किया, लूटा। लेकिन पीएम मोदी से पहले किसी ने नहीं सोचा कि जो छवि सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत के सनातनियों के हृदय में बसी चली आ रही है, उसे कोई मुस्लिम आक्रांता तहस नहस कर दे तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाए। पीएम मोदी के लिए भी ये काम आसान नहीं था। बात राम मंदिर के निर्माण की नहीं है, बात उस राम की दिव्यता के प्रति आध्यात्मिक निष्ठा की है जिसमें करोड़ों भारतीयों का ऐसा विश्वास है जो उसके आखिरी क्षणों में भी साथ चलता है, क्योंकि तभी उसके लिए राम नाम ही सत्य होता है। तो जिस भारत के लिए राम उसकी सभ्यता हो, जिन भारतीयों के लिए राम एक आदर्श शिष्य हो, एक समर्पित पुत्र हो, एक देखभाल करने वाला पति हो, प्यारा बड़ा भाई हो और एक धर्मात्मा राजा हो, उसे त्यागना या उसे भुला देना बस अवसरवाद है, वोट बैंक है, किसी खास समुदाय को खुश करने जैसा है। और ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी हो या कोई और, राम की सभ्यता को स्थापित करना भी अवसरवाद है। वे अवसर ढूंढते हैं उन आरोपों में कि राम के सहारे सत्ता पा लिया बीजेपी ने, राम को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं पीएम मोदी। राम के बाद क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि ये उसी प्रकार की बातें हैं कि सांस्कृतिक उत्थान या पुनर्जागरण जैसा बड़ा यज्ञ कौन ठाने, जिसमें आहुति देने के लिए समय होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जिसे बीजेपी ने, पीएम मोदी ने लगभग 35 वर्षों तक दिखाया। तो क्या पीएम मोदी ने इसीलिए 35 वर्षों तक इंतजार किया कि जब वे इसे एग्जीक्यूट करने की स्थिति में होंगे तो सबसे पहले इस पर ही अमल करेंगे? और फिर नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आते हैं पीएम बनकर, एग्जीक्यूशन पावर भी अब हाथ में था। तो क्या इतने वर्षों का इंतजार धीरे धीरे पीएम मोदी के अग्रेसन में बदल गया? क्या उसी की परिणति है देश भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार? क्या उसी की परिणति है राम मंदिर, या राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी और मथुरा का सपना? क्या पीएम मोदी को ये सोच आहत कर रही है कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा बनवाए गए किसी भी ढांचे के अस्तित्व को नहीं बर्दाश्त कर सकता? इसमें कोई दो राय नहीं कि लगभग 8-10 वर्षों के विदेशी शासन से मुक्ति के बाद धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वालों या लोकतंत्र खतरे में है कि बात करने वालों ने कभी इस पर जवाब देने या इसके सॉल्यूशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि देश में श्री राम के अस्तित्व को ही लेकर बहस को जन्म दे दिया। यह जहीरुद्दीन बाबर द्वारा प्राचीन राम मंदिर के मुद्दे की तुलना में हिंदू मानस पर एक बड़ा हमला था। फिर भी भारत और भारतीयों ने अपनी जड़ों के प्रति सच्चाई दिखाई, वे सच्चे बने रहे। आज हमारे साथ हैं लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद जी, जो पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा से जुड़े रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं कला चिंतक अरविंद जी। अनेकों कारण है। मैं तो हमेशा विचार को ही कारण मानता हूँ, सांस्कृतिक पक्ष को मैं हमेशा कारण मानता हूँ, क्योंकि ये हमारा अंतर्जगत होता है और हम जो विचार को धारण करते हैं वही हमारा ध्यान बनता है और उसी की अभिव्यक्ति हमारा जीवन होता है। भारतीय संस्कृति निसंदेह जो है एक वैचारिक तल पे जी जाने वाली जो है ना एक दृश्य नहीं है।
हम जो कुछ भी रचते हैं अपने सत्य में, अपने दर्शन में, अपने कलाबोध में, वो हमारे चरित्र का भाग होता है, अंश होता है। हमने हमेशा विचार से ज़्यादा चरित्र पे बल दिया। हमारे लिए सत्य वही था, हमारे लिए अच्छे व्यक्ति या बड़े व्यक्ति वही थे कि इन्होंने विचार की सत्ता को स्थापित नहीं किया, बल्कि चरित्र की सत्ता को स्थापित किया। राम इसलिए महान हमारी संस्कृति में नहीं थे क्योंकि वो एक बहुत ही विचारवान पुरुष थे। वो इसलिए महान थे कि उन्होंने अपने सत्य को, अपनी निष्ठा को, अपने वैचारिक पक्ष को अपने चरित्र में उतारा और एक बहुत ही सशक्त और सार्थक उदाहरण दिया कि जब जीवन और मूल का जब योग होता है, तब जो एक पुरुष का जो सौंदर्य है, एक जो राजा का सौंदर्य है, वो कैसा हो सकता है। किसी भी मनुष्य को जब उसकी विचारधारा से आप उसे अलग कर देते हैं, जब उसके विचार की गति को आप अवरुद्ध कर देते हैं, तो उसके सामने आइडेंटिटी का एक प्रश्न खड़ा होता है। वो ठीक से वो समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। जब तक से उसका जुड़ाव रहता है अपनी जड़ों से, अपने विचार से, है ना, उस सनातन परंपरा से जिसका वो अंश होता है, तब तक उसकी सारी दृष्टियां गतिमान होती हैं। नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो उन्हें इस बात की साफ समझ थी कि देश के लोगों ने शताब्दियों तक अपनी संस्कृति को उखाड़ फेंकने के उस जुल्म को सहा है जो उन्हीं के देश में, उन्हीं की जमीन पर हो रहा था। इसके बावजूद वे अपनी सभ्यता और संस्कृति के जड़ों से मुंह नहीं मोड़े। पीएम मोदी ने देश भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, विवादों से पार पाकर कानून सम्मत नियमों के तहत आगे बढ़े, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मसाल को लेकर आगे बढ़े और मोदी का यही प्रयास भारत के लिए एक नए सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण की शुरुआत बन गया, जहां अब ये एक साहस है, धैर्य ने अब स्थान ले रखा है और हम अपनी मान्यताओं और विचारों को अब रखने से नहीं डरते। पीएम मोदी के इन कार्यों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से उस आत्मविश्वासहीनता को दूर किया जिसे विपक्ष ने पूरी तरह से स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी थी कि राम मंदिर के निर्माण से धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष के उलट पीएम मोदी ने लोगों को इस सोच के साथ लबरेज किया कि राम भारत के हैं, भारत राम का है, तो राम मंदिर किसी भी तरह से भारत में धर्मनिरपेक्ष विचार का विनाश नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हमारी रणनीति का मार्गदर्शन करती रहेगी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कभी भी धर्म विरोधी नहीं रही। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हागिया सोफिया मस्जिद को बदल सकता है तो फिर भारत में आक्रांताओं के क्षुद्र मानसिकता को क्यों नहीं सुधारा सकता। सुनिए क्या कहते हैं कला चिंतक अरविंद जी। अपना जो सांस्कृतिक हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है, अगर हम उसको ठीक से नहीं समझते हैं तो हम किसी भी प्रश्न को सही संदर्भों में नहीं रख पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो भी प्रयास किए, है ना, हागिया सोफिया मस्जिद के संदर्भों में, हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट माने और हम भी ठीक वही करना शुरू कर दें अपने देश में, अपनी संस्कृति में, जैसे उन लोगों ने किया। सवाल ये है कि उनकी जो दृष्टि है, उनके दर्शन कहाँ से आते हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कहाँ से, उनके विचार जो हैं, उनके स्रोत क्या है। वहाँ डार्विन जैसे लोग आते हैं जो जीव विज्ञान की जब वो करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वो मनुष्य को पशुता से जोड़ देते हैं। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं कि जो फिट है वही सर्वाइव कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो योग्य है उसको जीने की संभावना ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि पशुओं में जो योग्य है वो मनुष्य है, उसके अंदर जीने की संभावना ज़्यादा है। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात नहीं होती है। ये हमारे न सांस्कृतिक परंपरा से उपजी हुई जिज्ञासाएं हैं, न प्रश्न हैं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा में जीने वाले लोग हैं। हम तो समाज के अंतिम व्यक्ति के हित की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में बात करें या किसी भी संदर्भ में बात करें। हम समता मूलक समाज की अवधारणा में जीते आए हैं और जीते रहेंगे। तो हम जब राष्ट्रीय सांस्कृतिक विमर्श को समझते हैं अपने देश और राष्ट्र की, तो मुझे लगता है कि ये जो अवधारणा है कि जो वहाँ किया गया उसी को एज इट इज़ अगर हम यहाँ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण काम करें। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये विचार की जो धारा है, जिस वैज्ञानिक तल से आती है, जिस दार्शनिक तल से आती है, उससे जो पूरा जो यूरोसेंट्रिक जो कल्चरल जो अप्रोच है,
वो प्रभावित होता है और वो अपने अभिव्यक्तियों में ऐसे बहुत सारी अवधारणाएं जो है निर्मित करता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो मनुष्य का जो एक्सेलेंस है, जो उसका उसके अंदर जो शक्ति है, उसके अंदर जो अहंकार है ना, जो अहम की भावना है, उसी का विस्तार बनता है ये जितनी भी सांस्कृतिक जो दृष्टियाँ हैं, अवधारणा है। तो सवाल क्या है कि क्या हम उसी टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट पे यूरोसेंट्रिक कल्चरल डायलॉग या डिस्कोर्स खड़े हैं, या पूरा हम जब अरेबियन कंट्रीज़ को देखते हैं या विश्व के अन्य जो सिविलाइजेशंस में और कल्चरल जो डिस्कोर्सेस हैं, उनके जो मूलभूत तत्व है, क्या वही टेम्पलेट हम अपने जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जो हमारा भारतवर्ष है, या हमारा जो सांस्कृतिक चरित्र है हमारे राष्ट्र की, क्या उसमें एज इट इज़ क्या हम फिट कर सकते हैं? पूरे विश्व में भारत की अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान है। हमें एक सूत्र में अगर कुछ बांधता है तो हमारी कुछ मान्यताएं और मूल्य हैं। संस्कृति के प्रश्न सत्ता के प्रश्न से जुड़े होते हैं। पीएम मोदी ने इस बात को समझा है और इसीलिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हैं। गांधी जी और स्वराज के उनके राजनीतिक उद्देश्यों ने आज़ादी के समय जिस सांस्कृतिक चेतना का विकास किया, उसने उस काल में जनता की निष्क्रियता को तोड़ा और आज़ादी का स्वप्न साकार हुआ। बिना ज्ञान व आर्थिक समृद्धि के नए भारत का निर्माण संभव नहीं है। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसे देश की संस्कृति के सवालों से टकराना होगा, क्योंकि चाहे किसी भी देश की क्रांति हो, पुनर्जागरण हो, दुनिया ने देखा कि कभी भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना राजनीतिक पुनर्जागरण संभव नहीं रहा। लेकिन ये सब देखते समझते हुए भी भारत के विपक्ष ने वोट बैंक के खातिर संस्कृति के सवालों को हमेशा हाशिए पर रखा। आज़ादी के बाद कई बार सत्ता पक्ष ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने 2014 में जब केंद्र की सत्ता संभाला तो उन्होंने इस बात को बहुत करीब से समझा कि दशकों के शासन के बाद भी देश किस तरह से नष्ट होती अपनी सांस्कृतिक संपदा के शौक पर खड़ा है। जनता भी शताब्दियों से ऐसे भयावह दृश्यों को देख देख कर थक चुकी थी, जिसे पीएम मोदी के आने से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अलख जगाने से भरोसा है कि देश की जनता की जागती आंखों के स्वप्न उनकी आंखों में चमक भरेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।